जोरदार धमाका। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा। F-15 विमान का एक पायलट सुरक्षित, दूसरा अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। केरल के तिरुवल्ला में पीएम मोदी ने की जनसभा। विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा एलडीएफ सरकार जाएगी, जनता को एनडीए पर भरोसा। आतंकी शब्बीर अहमद लोन के खिलाफ एक्शन जारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत पे भेजा। पूछताछ के दौरान हो सकते हैं कई खुलासे। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, नियंत्रित होकर कुएं में गिरी कार। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। जम्मू कश्मीर में कई जगह लैंडस्लाइड, NH-44 पर गिरे पत्थर, दोनों तरफ से ट्रैफिक हुआ बाधित, हजारों यात्री फंसे। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। पश्चिम बंगाल के महारण में लगातार हर रोज सियासी बयानबाजी हो रही है। अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैलियां की और अब 5 राज्यों में सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव में किसका दाव चलेगा? दीदी की चौथी पारी या बीजेपी लगाएगी ब्रेक? बंगाल की जनता का क्या होगा फैसला? किस्सा कुर्सी का में बंगाल की जनता क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं आपके खास सेगमेंट में। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बंगाल खत्म हो चुका है दादा। कोई भी कम्युनिटी का, मुस्लिम परिवार का आदमी भी हामिदुल रहमान नहीं बनेगा, वो अब्दुल कलाम बनना चाहिए। हिंदू मुस्लिम खेला है और असली मुद्दा को आदमी को भड़का देता है, जो रोजी रोटी मकान कपड़ा। ना वहाँ पे रोजगार है, ना ही वहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है, ना ही एजुकेशन के लिए अच्छा व्यवस्था है। किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर में। आइए जानते हैं उत्तर दिनाजपुर का लोग क्या क्या सोच रहे हैं और कौन से मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट है। मैं पहुंच चुका हूं उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर एरिया पर और इस्लामपुर का लोगों के मन में क्या चल रहा है जानेंगे। दादा, इस बार कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, हमारे बंगाल हो या हमारे जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, इशू तो बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ के जो जनता ने जो भरोसा करके दीदी को जिताया था आज से 15 साल पहले, पूरा जो उनका आशा है सारे आशाओं पे पानी फेर दिया। इस 15 साल में तो कुछ नहीं हुआ, ना ही एजुकेशन में कुछ काम किया, ना ही इंडस्ट्रीज में कोई काम किया, ना ही अस्पताल स्वास्थ्य में कोई काम किया, कहीं पर कोई भी डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ डेवलप के नाम पे, सिर्फ इलेक्शन से पहले वो अपना दिखाने के लिए कुछ काम कर रहा है कि बेकारों को भत्ता के लाइन में वो लोग खड़ा कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल का जो 15 साल का जो बेहाल जो हालत है, अब पश्चिम बंगाल की जो आम जनता हम लोग है, हम लोग चाहते हैं इसको परिवर्तन करने के लिए। तो क्या लगता है कि और क्या क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? देखिए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो स्वास्थ्य है पूरा बिगड़ गया है, इसको जरूर सुधारने का जरूरत है। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और बेकारी के जो मुद्दा है वो तो है ही है। हाँ, इधर माँ बहन का जो बड़े बहुत ये है, माने ममता जी जो बोला है जो 8 बजे का अंदर घर में घुस जाने पड़ेगा, हाँ, ये बड़ी दुख वाली बात है। हम लोग चाहते हैं कि खुल्लम खुल्ला आदमी जी खुशी जिस टाइम जाना हो, बाजार हो, ऑफिस हो, एनी टाइम जा सके। ये बहुत मुद्दा है जो माँ बहन को बचाने के लिए एक सही सलामत सरकार चाहिए। दादा, आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? इशू देखिए, बंगाल में बहुत सारे वैराइटीज इशू है। हम एजुकेशन सेक्टर से एक बीएलओ हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ ना किताब है सही से, ना टीचर है, ना स्कूल का कंडीशन अच्छा नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, खाना पीना मेडिसिन कुछ भी नहीं मिला। मतलब A to Z जितना भी है सब डिपार्टमेंट घोटाला ही है। और आम आदमी शाम का बाद बाहर नहीं आ सकता है। आप देखो, गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, पुलिस करप्टेड, एकदम करप्टेड, सर्विस में करप्टेड, एजुकेशन में करप्टेड, जहाँ भी जाओ सब जगह पे करप्टेड लगा हुआ है भाई। हम चाहते हैं चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो बंगाल गवर्नमेंट था ममता जी का, एकदम बुरा ही काम किया है। हर डिपार्टमेंट करप्टेड। हम लोग चाहते हैं अच्छा एक गवर्नमेंट जो मतलब अच्छा काम करे, सबका भला करे, वो आए। चेंज होना चाहिए, यही मेरा बात है। एकदम
बहुत सारे इशू है। दादा क्या लगता है कि इस बार कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा बंगाल के लिए? बंगाल खत्म हो चुका है दादा। अगर इस बार अगर बंगाल को अगर बचाया नहीं जाएगा तो मुश्किल है। बंगाल खत्म हो चुका है ऐसा कह रहे कोई कानून बोल के कोई चीज़ नहीं है। आप देखिएगा, हम लोग टीवी न्यूज़ में भी देखते हैं, यहाँ का जो बंगाल का जो सरकार है कानून को धज्जिया उड़ा के रख दिया है। ये सीडी को नहीं मानता है, ईबीआई को नहीं, ईडी को नहीं मानता है, पुलिस लोग को तो नौकर समझ के रखा है। संविधान का जो कानून है जो ये वैल्यू नहीं देता है। अभी बंगाल में अगर जो राज चल रहा है ये एक मतलब क्या बोलेगा, एक जैसे त्रास नहीं होता, संतरास बादशाह पहले युग में जैसे मुगल साम्राज्य में जो था वैसा चल रहा है सरकार। डर का माहौल डर का माहौल है। ये दीदी ने बनाया है, ये ममता बनर्जी ने ये बंगाल में ये डर का माहौल बनाया है। एक चीज़ आपको बता रहा है, बंगाल में जो ममता बनर्जी जो माहौल बनाया ना, एक दिन ममता बनर्जी को घर में घुस के इसी महल का आदमी लोग मारेगा, क्योंकि किसी का बेटी बाल बच्चा का इज्जत लेके खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो कोई भी कम्युनिटी का आदमी रहे। आज आप एक कम्युनिटी का बात कर रहे थे, जो कम्युनिटी बोल रहा था ये कोई कम्युनिटी 12-13 सेकंड में 12 से 13 बजा देगा। क्यों? एक स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा भाषा प्रयोग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है। यहाँ पर गुंडा का राज चल रहा है। यहाँ चोपड़ा का एक दागी गुंडा जो है हामिदुल रहमान का बात हमने सुना है। इन्होंने त्रास संतरास गोली बारूद के ऊपर एक जो परिवेश को जो दिशा दिखा रहा है। आने वाला पीढ़ी, हम लोग का जो बाल बच्चा है, ये लोग किस दिशा में जाएगा? हर माँ पिताजी ने एक बच्चा को जन्म देता है, वो मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, कोई भी कास्ट रहे, जन्म देता है जो पढ़ लिख के वो आदमी बने, अच्छा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन हामिदुल तो कोई नहीं बनेगा, हामिदुल रहमान कोई भी नहीं बनेगा। कोई भी कम्युनिटी का मुस्लिम परिवार का आदमी भी हामिदुल रहमान नहीं बनेगा, वो अब्दुल कलाम बनना चाहिए। आज राष्ट्र में अब्दुल कलाम का नाम है, अब्दुल कलाम बनना चाहिए, या हामिदुल बनना नहीं चाहिए। हामिदुल जैसे करके त्रास कर रहा है, हो सकता है उसी का कम्युनिटी का आदमी हामिदुल के घर में ढुक के मरेगा। आप देख लीजिएगा। जो बोल रहे कि धर्म का राजनीति, ये क्या एक बड़ा मुद्दा है? ये तो बात सही है। धर्म का राजनीति जो है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है, बंगाल में जो स्थिति है अभी, तो हम एक साधारण नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ, हम लोग परेशान हो गया। हम लोग डर के मारे घर से निकलने में, मेरा माँ बहन को घर से, मेरा बीवी को घर से, बेटी को घर से जब निकलता हूँ तो डर लगता है कब रेप ना हो जाए, कब उठा के लेके ना जाए, क्योंकि पुलिस ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहा है। तो जो डर का माहौल पैदा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों के हिसाब से, हम एक साधारण नागरिक के हिसाब से बोलेंगे, ये सरकार को जाना चाहिए। नया सरकार को, किसी भी सरकार को एक जो स्थितिशील एक सरकार दे सकता है, जो सारा परिस्थिति को संभाल सकता है, ऐसा एक मतलब सरकार चाहिए हम लोग। देखिए, लोग परेशान है और परेशानी से लोग बोल रहे हैं कि दूसरा जगह चाहिए। और भी जो लोग हैं बात करते हैं। दादा, नौजवानों के लिए कौन से इशू इम्पोर्टेंट है? हमको मधुलिया उसको जो और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं। दादा, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? सबसे मुद्दा तो बेकारी है। आज जिस तरह से दो सरकार, टीएमसी और बीजेपी सरकार, ये जो विभाजन का राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम खेल रहा है, और असली मुद्दा को आदमी को भड़का देता है, जो रोजी रोटी, मकान, कपड़ा, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ये एसआईआर है, ये एसआईआर के लेके अभी आम आदमी को इतना परेशानी में डाल दिया है, इसीलिए दो सरकार को ही उत्खत करना चाहिए। एसआईआर एक मुद्दा होगा? हाँ, एसआईआर एक मुद्दा है। तो एसआईआर एक मुद्दा इसलिए है कि जो जेन्युइन वोटर है, देखा जाए वो एजुकेशन में है, तो उसको भी डिलीट मार दिया है। वो लोग निर्वाचन कमीशन और बीजेपी मिल के एक साथ एकजुट कर जिस तरह से संख्या लोगों जो वोटर है उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर ये सब आफत गिराता है। क्या लगता है, एसआईआर इशू होगा? एब्सोल्युटली इशू होगा। जो वैध नागरिक है उसका वैध वोट काट दिया है। अभी फिलहाल गरमगंज में ऐसे आवाज़ है, लोग टेंशन है, मर जाता है। हमारे चोपड़ा के लिए 2-4 आदमी मर गया है।
तो इसलिए तो SIR का जो मुर्दा है ये तो बहुत बड़ा मुर्दा है हम लोग का। SIR एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा, क्या लगता है कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? इशू बोल के अभी जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है उसी का ही ज़्यादातर इशू है अभी। और ऐसे उसको बोलो और क्या इशू होगा? और इशू क्या है, यही है काम धंधा नहीं है, सब बेकार बैठा हुआ है। और ऐसे हम लोग का जैसे मान लीजिए बहुत दिन से ये लोग है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा चाह रहे हैं तो इस बार थोड़ा चेंज हो। दादा, आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? एक ही इशू है, सब चोरी करके बैठा हुआ है, ना नौकरी है, सारा का सारा काठमांडू पे चल रहा है। 29 नंबर विधानसभा में 35-30 साल से एक ही आदमी बैठा हुआ है, नया चेहरा आ नहीं रहा है, वो नया चेहरा बना नहीं रहा है वो खुद से। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं इस बार नया कोई चेहरा आए, एकदम नया कोई चेहरा आए, नया को चांस देना चाहिए, ऐसा ही लोगों का कहना है। सबसे पहली बात है कि यहाँ हमारी जो जमहूरियत ख़त्म होने पर है, ये इशू सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि लगभग इस जिला में हम लोगों का 4,80,000 आदमी का नाम एडजुडिकेशन या डिलीट जो भी बोलिए इसमें शामिल हो गया है। ये इशू सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात है कि यहाँ रोजगार, इस इलाके में इस्लामपुर सब डिवीज़न से इस जिला के लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए नहीं गया है। रोजगार के सवाल सबसे पहली बात है। तीसरी बात है कि यहाँ जो हुकूमत में जो लोग थे उन लोगों की जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा लोगों में गुस्सा है, इसलिए कि हर लिहाज में वो लोग अपने आप को पहुंचा दिया है। तो ये भी एक मुद्दा है। और चौथा यहाँ आएगा कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की डेवलपमेंट जो है, यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन सारी बातों को लेकर इस बार इस चुनाव में जाएगा। और दूसरी बात है कि लोगों के अंदर जो मेल मिलाप, मोहब्बत जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ भी ये मुद्दा आ सकता है। नौजवानों के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर आप पूरे बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें बाद में बताऊंगा। मैं ग्वालपोखर से हूँ। मैं ग्वालपोखर में चाहूँगा कि ग्वालपोखर में नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। कम से कम 1.5 लाख नौजवानों को प्लान करके दूसरे स्टेट में जाके रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा इशू हमारे ग्वालपोखर में एक वहाँ पे कॉलेज तक नहीं है। कॉलेज के लिए भी नौजवान कम से कम 2 सालों से, ये पिछले 5 सालों का जो रूलिंग मेंबर था, प्रधान था, MLA था, उन लोगों से बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, लेकिन हमारे वहाँ पे कॉलेज का इंतजाम नहीं हो पाया। हमारे ग्वालपोखर में 3.5 लाख की आबादी है, वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर अच्छा नहीं है जहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए सीजर का सुविधा हो। वहाँ से गर्भवती महिला इस्लामपुर असेंबली में आना पड़ता है, गर्भवती महिला अपने पेट में दर्द लेकर। एक ऐसा एम्बुलेंस में जहाँ पे जो है ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है, एक नर्स नहीं होती, एक डॉक्टर नहीं होता। एक ग्वालपोखर असेंबली से इस्लामपुर असेंबली में आके यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को इलाज लेना पड़ता है। ये ग्वालपोखर का मैं अर्थव्यवस्था बता रहा हूँ, जो ना ही शिशु के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ना ही उनके लिए एक डॉक्टर का सुविधा है। तो ये जो हमारा ग्वालपोखर का मेन मुद्दा है, ना वहाँ पे रोज़गार है, ना ही वहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है, ना ही एजुकेशन के लिए अच्छा व्यवस्था है। ये मेन है। देखिए, बहुत सारा इम्पोर्टेंट मुद्दा इनकी तरफ से कहा जा रहा था। दादा, और क्या क्या इशू है इस बार? हमारे ग्वालपोखर कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर देखें आप, तो वहाँ पे जैसे कि TMC का हमारा सरकार है, ऑलरेडी वहाँ पे MLA कैबिनेट मिनिस्टर है, तो हमारे ग्वालपोखर के लोग का बहुत सारी चीज़ों का समस्या है, लेकिन इतने समस्या को एक साथ हल करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो ज़रूरत है हम लोगों को, जो ग्राउंड लेवल पब्लिक को, आम लोगों को जो चीज़ों से परेशान है, हमें वो चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ मिल जाए। जैसे ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो किसी भी इलाके के, किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे इलाके में हम लोग देख रहे हैं स्कूलों की हाल इतनी बर्बाद हो रखा है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। स्कूलों में आज जो है बच्चे कम, आपको बकरियां, बैल ज़्यादा मिलेंगे बांधे हुए, ठीक है। और दूसरी बात जो स्वास्थ्य की है,
हेल्थ सेक्टर की, अगर आप एक रूरल हॉस्पिटल का, हमारे ग्वालपोखर में 253-55 टोटल जो है 55-56 विलेज है, उसमें से एक हॉस्पिटल है, एक रूरल हॉस्पिटल में, उस एक हॉस्पिटल में आपकी एक डॉक्टर है। आप बताइए क्या एक डॉक्टर इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल है? आपके पेडियाट्रिशियन नहीं है। एक बच्चों को आप इंजेक्शन सलाइन के लिए जाएंगे, अगर डायरिया हो जाता है आमतौर पर, और डायरिया आपको पता है किसी भी टाइम किसी बच्चे को हो सकता है, लेकिन वो डायरिया में जो सलाइन चढ़ती है, वो सलाइन चढ़ाने के लिए डॉक्टर नहीं है, वो अवेलेबल नहीं, वो सलाइन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कि चढ़ा नहीं सकते बच्चों को। अब बताइए इतने सारे प्रॉब्लम है। अगर एक आदमी को हम वोट करते हैं, अगर हमको बेसिक चीज़ें ना मिले, एजुकेशन ना मिले, हमको हेल्थ ना मिले, तो फिर क्या ही फ़ायदा हमें इलेक्शन का। बस यही चाहते हैं हम लोग के। या नौजवानों के तरफ से कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट। आप लोग तो नौजवान हो, क्या लगता है बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल सही बात है ये। अभी जैसे कि हम लोग केरला में, मैं वेस्ट बंगाल बिलोंग करता हूँ, तो हमें जो वेस्ट बंगाल में जो हम लोग ग्वालपोखर इलाका है, ज़्यादातर लोग सब लोग केरला में रहते हैं, कि सब नौजवान सब केरला में रहते हैं। ग्वालपोखर में हमारा वेस्ट बंगाल में एक भी रोज़गार नहीं है, कुछ ऐसे करने के लिए, कुछ फैक्ट्री बड़ा कोई भी कंपनी से कुछ नहीं है। तो हम लोग सरकार से कि अपील करना चाहते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल में वैसा कुछ करे कि हमको बाहर जाना ना पड़े अदर स्टेट में। आपको क्या लगता है? जी सर, ये बेरोजगारी जो है हमारे खास करके उत्तर दिनाजपुर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, उन्हें यहाँ से प्लान करके बाहर अदर स्टेट में जाके जो है काम करना पड़ता है। अदर स्टेट में जाके उसको मेहनत मजदूरी करके यहाँ अपनी फैमिली चलाना पड़ता है। तो ये बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस बार इलेक्शन के माहौल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अभी घर आ चुके हैं बाहर से। तो सभी से मेरा यही अपील है कि अपनी वोट जो है ऐसे कैंडिडेट को चुन के वोट दिया जाए जो आपके इलाके के डेवलपमेंट पे बात करता है, आपके इलाके के लिए काम करे। ऐसे कैंडिडेट को चुन के आप लोग वोट डालिए। नहीं, वो तो सही है। और फिर भी अभी देखिए, अभी बंगाल में वैसा कोई अभी वही बड़ा वाला कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। जो कर्मसंस्थान है जो बंगाल का, बहुत ही ख़राब है। ठीक है, वो कर्मसंस्थान भी चाहिए। और बीजेपी आने से देखिए, कम से कम कर्मसंस्थान हम लोगों का, सब पब्लिक जो हम लोग जो लड़के जो जीव समाज है, उन लोगों को कर्मसंस्थान थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और ठीक है, और तो आप जो बंगाल में जो अत्याचार जो हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लड़कियों को जो ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो ठीक रहेगा। बीजेपी आने से सब कुछ सही होगा। ठीक है, कर्मसंस्थान भी बढ़ेगा, लोगों का काम भी बढ़ेगा, फैक्ट्री भी होगा। तो ठीक है, और टीएमसी को अभी हमको हटाना चाहिए। टीएमसी सरकार ने जो अभी गद्दा खेल करके रखा है, उसका भी बंद करना चाहिए। भ्रष्टाचार एक इशू है, तो आपको क्या लगता है नौजवानों के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? नौजवानों के लिए देखिए, नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नौजवानों का नौकरी बहुत ज़रूरी है। 1500 रुपया भाता में कुछ नहीं होता है आजकल। 1500 रुपये में पकड़ खर्चा ही नहीं होगा ठीक से, तो उसका रोज़गार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। देखिए, चलिए और भी लोगों के साथ बात करते हैं। दादा, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन से इशू इम्पोर्टेंट है? इसे बोलिए, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? कहाँ का पूछते हैं? पूरा बंगाल का हो या आप लोगों का लोकल का, कौन सा प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट? तो कुछ भी नहीं हुआ है, देखते हैं। उन्नयन तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग कांग्रेस का आदमी है, हम लोग चाहते हैं जो कांग्रेस को जिताए, हम लोग उन्नयन करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट होगा? यही है, हम कांग्रेस का ही कह रहे हैं। कांग्रेस का इशू है। देखिए, पॉलिटिकल इशू भी एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में बहुत सारे इक्वेशन चलता है और बंगाल में वही इक्वेशन ही लगातार काम करता है, ऐसा ही लोग देखते हैं। और भी SIR का एक बड़ा मुद्दा है ये पूरा जगह पे। क्या लगता है दादा, SIR एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? बहुत बड़ा फैक्टर है। SIR को लेके तो सब आदमी परेशान है। SIR निकाल दिया, पूरा आदमी को परेशान कर दिया। सब आदमी इधर उधर दौड़ रहा है कागज़ लेके, कोई चैन में ही नहीं है। किसी का डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नौबत आ गया आदमी का। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अच्छा दादा, क्या लगता है? और सुनिए एक मिनट, एक साधारण आदमी का अगर नाम वोटर लिस्ट से हट जाए, वो आदमी सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान का है, उसको अगर बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है, तो आदमी परेशान नहीं होगा? मान लीजिए आप ही का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, हटा देगा तो आपको
क्या महसूस होगा आप ही बताइए। एकदम एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। दादा क्या लग रहा है, एसआईआर क्या बड़ा मुद्दा है? बन गया है सर, हम लोग आ गए हैं। 4 तारीख को हम लोग यहाँ अबीर खेलेंगे और बहुत ग्रैंड होली मनाएंगे। हम लोग 77 सीट है और 40 से 42 सीट हम लोग का 2000-3000 के मार्जिन से हम लोग हारे थे अगले बार। पूरा बीजेपी का बात बोलने लगे दादा, उसके साथ दादा आपके साथ भी बात करेंगे। कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? एसआईआर है। एसआईआर एक मुद्दा होगा। एसआईआर मुद्दा होगा। एसआईआर मुद्दा में ये जो बीजेपी और टीएमसी है, ये दोनों का जड़ कटेगा इस बार। आम जनता कह रहे हैं कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा होगा और एसआईआर के साथ साथ ही और भी बहुत सारे इशू इस बार है, भी बात नहीं करना है। देखिए, लोगों का कहना है कि बहुत सारे इशू है। एक तरफ महिला सुरक्षा, दूसरी तरफ शिक्षा, ये जिस तरीके से इशू होगा उसी तरीके से एसआईआर भी उत्तर दिनाजपुर के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है एसआईआर का लिस्ट में। और ये मुद्दे को सामने रखते हुए पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला के लोग कह रहे हैं कि नौजवानों का रोजगार, महिला सुरक्षा, उस एरिया का लोकल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ ही मुद्दा बनेगा एसआईआर भी। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर दिनाजपुर।